Hello everyone, welcome once again of lecture 10. This is the part B of lecture 10. I have already discussed part A in which we have discussed the lecture. We have discussed mainly concepts of linkage and chromosomal theory of inheritance. On applying this concept on questions, we will further proceed in this lecture. So this is lecture 10 and part B. Today we will discuss the linkage mapping and Morgan experiment, which is also given in NCRT, and the NCRT diagram we will discuss today. And questions are also discussed based on the linkage. Most of the questions are may come in the examination or also had come in previous year questions. Okay, so this is the first topic I have to discuss: linkage mapping. What is linkage mapping? Linkage mapping is just it is firstly it is given by Stuart Want and Morgan, but in exam you have to written like that. Stuart Want is the student of the Morgan basically. So लिंकेज मैपिंग ये बोलता है कि डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन distance between linked gene is directly proportional to change of sorry chance of crossing over and directly proportional to percentage of recombination, and directly proportional to recombinant frequency. ठीक है, तो मैं ये बोलूं कि अगर 1% रिकॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो कि 50% तक जा सकता है, तो उसको क्या बोल सकते हैं? वन मैप यूनिट बोल सकते हैं। ठीक है, वन मैप यूनिट्स मतलब एमयू या और 1 सेंटी मॉर्गन, क्या बोल सकते हैं? 1 सेंटी मॉर्गन सीएम। ठीक है, ये चीज है। मान लो एग्जांपल की तरह बात करूं कि अगर ए एंड बी जीन है, ठीक है, इसके बीच में डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बीच में डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, मतलब ए एंड बी का जो के बीच का जो रिकॉम्बिनेशन है वो कितना है? 21% रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? ए एंड बी के बीच का जो रिकॉम्बिनेशन है वह 20% रिकॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब चलो क्वेश्चंस करते हैं। अब तुम्हें रिकॉम्बिनेशन दिया है और तुम्हें बताना है कि जीन का सीक्वेंस क्या होगा क्रोमोसोम पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो जो सबसे शॉर्ट लॉन्गेस्ट रिकॉम्बिनेशन, मोस्टली मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन क्या दिया है उसके बीच का लिखने का ट्राई करो। तो मैं देख रहा हूँ कि 21% मैक्सिमम है और किसके बीच का है? ए और बी के बीच का है, यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, तो ये मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 21 MU। ठीक है, ये 21 MU है, बट ये भी तो लिखा है बी और सी के बीच में 17% रिकॉम्बिनेशन है। बताओ ये सी यहाँ भी तो हो सकता है, बट 17% लिखा है ना भाई। ठीक है, तो 17% यहाँ इधर भी जा सकते हैं और 17% यहाँ कहीं सी आ सकता है। ठीक है, तो बी और सी के बीच का डिफरेंस है 17%। ठीक है बात, या तो यहाँ 17% आ सकता है या तो वहां 17% जा सकता है। तो मुझे बताओ, अगर इस साइड का बात करें, ठीक है, इस साइड का बात करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका ए है, सी है, उसके बाद बी है, या इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, बी है, सी है और ए है। ठीक है, अगर इस साइड का बात करूं, इस साइड का, राइट साइड का, ठीक है, ये बी से राइट साइड चले तो क्या लिख सकते हैं? फिर क्या लिख सकते हैं?
ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं और सी लिख सकते हैं, और उल्टा चलूँ तो सी लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जीन सीक्वेंस में हमारा बन के आता है। क्या है? कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, पॉज करके करना। ठीक है, चलो ए और बी के बीच में क्या है डिफरेंस है? ए एंड बी के बीच में डिफरेंस है 10 सेंटीमॉर्गन। मान लो 10% रिकॉम्बिनेशन है। ठीक है, इतना नहीं लिख रहा, 10 है। ठीक है, ए और बीच के बीच 10 है। चलो और बताओ, अब सबसे कम उससे ज्यादा कौन है? बी और सी। बी और सी के बीच में है 7%। तो ये सी यहाँ अगर मैं डालता हूँ सी, ठीक है, लेकिन एक चीज और है। हाँ, दो दो बी और सी कहाँ से आ गया? यहाँ पे ए और सी है, यहाँ पे नहीं, दो ए और सी है। ठीक है, ए और सी के बीच का जो डिफरेंस है, ए और सी के बीच का डिफरेंस है 7% है। तो सी तो यहाँ आ सकता है। ठीक है, इधर 7% जा सकता है और इधर 7% जा सकता है। तो इधर अगर 7% गया तो यहाँ सी आ सकता है। मीन्स एक तो ये आ सकता है, कि ये आ सकता है। ठीक है, यहाँ सी आ सकता है, ये चीज है। और ए और डी के बीच का डिफरेंस है 2 सेंटीमीटर। मीन्स डी कहाँ आएगा? बट एक चीज है, सी देखो, बी और सी के बीच का डिफरेंस है 3%। मीन्स ये है 3% और ये है ए और सी के बीच का डिफरेंस है 7%। तो भाई साहब ये 10 हो गया ना टोटल, ये पूरा 10 हो गया। मीन्स 7 इधर नहीं आ सकता, मतलब सी इधर नहीं आ सकता। आ गया भाई, मतलब सी इधर नहीं आ सकता, इसको काट दो। तो फाइनली क्या बन गया हमारा? ए तो था यहाँ पे, उसके बीच में क्या आ गया? सी आ गया। ठीक है, अब डी कहाँ आएगा? मुझे बताओ, ए और डी के बीच में क्या है? 2% है। या 2% इधर आ सकता है या इधर आ सकता है। ठीक है, तो डी यहाँ हो सकता है या तो डी यहाँ हो सकता है। ये चीज बात मैंने पहले भी बताई इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट केस, अगर डी इस साइड आएगा। दूसरा केस, ये पहले बी था, यहाँ सी है, यहाँ ए है। अगर डी मान लो यहाँ आएगा, तो ये दो केस बन रहा है ना। तो बताओ, पहला केस में ए डी सी बी बनेगा। ठीक है, ए डी सी बी बनेगा, या इसका उल्टा लिख दो, बी सी डी ए बनेगा। दूसरा केस में बताओ, डी ए सी बी बनेगा, या फिर क्या बनेगा? बी सी ए और डी बनेगा। ये जीन का सीक्वेंस है, इधर उधर मत करना, डायरेक्ट आंसर गलती हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रख के चलना है। ऐसे आई बात समझ में? देखना, अब उसके बाद मेन चीज है, सबसे पहले तो देखो लॉन्गेस्ट वाला, फिर देखो कॉमन कौन सा है, कॉमन चीज, कॉमन जीन कौन सा है। यहाँ पे कॉमन जीन मुझे सी लग रहा था, तो सी के अकॉर्डिंग देखा था। ठीक है बात? चलो थर्ड एग्जाम्पल करो। थर्ड एग्जाम्पल बहुत आसान है। ए और बी के बीच में डिफरेंस कितना है? 21। बी और सी के बीच में कितना है? 17%। बताओ 17% कहाँ आएगा? बट सी इज द कॉमन, तो सी को क्या रखेंगे? किसके कॉमन है? ए और बी के कॉमन है, तो ए और बी के कॉमन रखेंगे। मतलब ए और सी के बीच का जो डिफरेंस है, ए और सी के बीच का डिफरेंस है 4, और ये है 17। मीन्स क्या बन के आया? ए सी बी, या फिर बी सी ए। या तो इधर से लिखो, नहीं तो इधर से लिखो, सेम बात है, ऑप्शन में जैसे रहे। चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखो, ये अगर इस दोनों का टेस्ट क्रॉस कराते हैं, ये क्रॉस मैंने पहले भी करा चुका हूँ। अगर इस दोनों का टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो इसका रेशियो ये आ रहा है। ठीक है, मीन्स अगर टेस्ट क्रॉस कराने के बाद इसका रेशियो आता है, तो इसका क्या क्या जीनोटाइप आता है? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी तो आएगा ही, कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा बट स्मॉल बी आएगा, स्मॉल ए आएगा बट कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा, स्मॉल ए आएगा बट स्मॉल बी आएगा। तो ये तो क्या पेरेंटल था। ठीक है, ये भी क्या था? ये दोनों क्या है? रिकॉम्बिनेंट। बट ये क्या है? पेरेंटल। बट इसका रेशियो क्या है? 7:1:7। ये चीज आई बात समझ में? ये चीज पहले मैं बता चुका हूँ। अब क्या करना है कि ऑब्टेन द, इसका डिस्टेंस ऑब्टेन करना है। ठीक है, डिस्टेंस क्या चीज का? रिकॉम्बिनेंट के बीच का डिस्टेंस ऑब्टेन करते हैं ना, पेरेंटल का तो करते नहीं है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी हम लोग लिंकेज मैपिंग में क्या करते हैं? दो रिकॉम्बिनेशन, 1% रिकॉम्बिनेशन लिखते हैं ना। तो रिकॉम्बिनेंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, कितना रिकॉम्बिनेंट है? 2 है 16 में। ठीक है, 100। परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन ही तो डिस्टेंस बिटवीन द रिकॉम्बिनेंट दिखाता है, डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आ रहा है 12.5%। मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं? 12.5 सेंटीमॉर्गन इज द रिक्वायर्ड
डिस्टेंस। ठीक है बात, ये कोई क्वेश्चन हल्का था, ठीक है, इसको ऐसे प्रैक्टिस करना। चलो अब एक चीज हो रहा है, मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। मॉर्गन परफॉर्म मेनी डायहाइब्रिड क्रॉस ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर मींस फ्रूट फ्लाई, ये चीज तो पता है, ठीक है। अब क्या किया, वो जो ट्रेट है ना वो लोकेटेड होता है एक्स क्रोमोसोम पे, ठीक है। स्टडी मेनी ट्रेट ऑन एक्स क्रोमोसोम, मोस्टली जो ट्रेट हमने इसने स्टडी किया था उसने आई कलर कैरेक्टर को स्टडी किया था। आई कलर, बॉडी कलर और विंग साइज, तीन कैरेक्टर आपस में स्टडी कर रहे हैं और दो क्रॉस उसने ऑब्टेन करा है। सबसे पहला क्रॉस ऑब्टेन कराया बॉडी कलर और आई कलर के बीच में, और दूसरा क्रॉस ऑब्टेन कराया आई कलर और विंग साइज के बीच में, ठीक है। जो डोमिनेंट वाला होता है बॉडी कलर का वो ब्राउन होता है, ठीक है, और रेसेसिव येलो होता है। आई कलर का डोमिनेंट रेड होता है एंड व्हाइट इज द रेसेसिव। नॉर्मल विंग साइज होता है वो डोमिनेंट होता है, और मिनिएचर विंग साइज इज द रेसेसिव मींस म्यूटेंट होता है, ठीक है। मींस वाई क्रोमोसोम पे कोई ट्रेट ऑब्टेन नहीं था, ट्रेट किस पे ऑब्टेन था, एक्स क्रोमोसोम पे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ लिखी हुई है कि जो स्टडी किया था वो एक्स क्रोमोसोम पे स्टडी किया था, ना कि वाई क्रोमोसोम पे। तो वाई क्रोमोसोम पे नहीं किया था, एक्स क्रोमोसोम पे ट्रेट स्टडी किया था, ठीक है। देखो जो मैंने बोला कि क्रॉस ए था येलो और वाइट, और ये वाइल्ड टाइप, ठीक है। ये वाइल्ड टाइप है मतलब ये डोमिनेंट वाला है, ठीक है। कभी भी y प्लस एंड w प्लस लिखा रहा है तो क्या समझना, डोमिनेंट है, और नॉर्मल y लिखा रहा है तो नॉर्मल y है तो रिसेसिव है, ठीक है। ये वाइल्ड टाइप, ये येलो टाइप, इसमें F1 जनरेशन ये आ रहा है, ठीक है। F1 जनरेशन ये आ रहा है मींस जो पेरेंटल वाला था, पेरेंटल वाला क्या किया, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, ठीक है। ये उसके बाद ये पेरेंटल आया, ठीक है बात। इसमें देखो F1 जनरेशन में पेरेंटल के बीच में क्या है 98.7% और रिकॉम्बिनेंट 1%, लेकिन क्रॉस बी में क्या है पेरेंटल 62% एंड रिकॉम्बिनेंट 37%। मोस्टली पेरेंटल क्या है, ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे भी पेरेंटल ज्यादा है। मीन्स तुम्हें कंक्लूड ये करना है कि F2 जनरेशन में ये सारा चीज ऑब्टेंड होता है अपने को, ठीक है। तो चीज देखो कि पेरेंटल कितना ऑब्टेंड हो रहा है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। ये क्रॉस तो तुम्हें ठीक है कि हाँ चलो एग्जाम्पल अच्छा दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो देखो पेरेंटल टाइप 98% है, 1.3% है रिकॉम्बिनेंट। जब क्रॉस बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू मींस बॉडी कलर और आई कलर के बीच में क्रॉस कराते हैं तो ये आता है। पेरेंटल टाइप 62.8% है, क्रॉस बिटवीन डब्ल्यू एंड एम मींस आई कलर और विंग साइज के बीच में कराते हैं। क्या याद रखो कि पेरेंटल याद रखो और रिकॉम्बिनेंट 100 में से घटा दो, याद रखने का जरूरी नहीं है, ठीक है। तो बॉडी कलर और आई कलर 98% होता है एंड आई कलर एंड विंग्स कलर 62% होता है, ठीक है। मतलब यार देखो कि स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज किस पे डिपेंड करता था, रिकॉम्बिनेंट कम हो या ज्यादा हो। रिकॉम्बिनेंट कम हो मींस अगर रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट अगर कम है तो स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। बताओ किस में रिकॉम्बिनेंट कम है, इस वाले में रिकॉम्बिनेंट कम है, मतलब इसका रिकॉम्बिनेशन मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज ज्यादा है। मतलब देखो कि यहाँ पे ये लिंक्ड जीन और ये लिंक्ड जीन, ये लिंक्ड जीन और ये लिंक्ड जीन पास पास नहीं है, ये दोनों दूर दूर है, तो इसीलिए यहाँ पे लिंकेज स्ट्रेंथ कम है। लेकिन ये दोनों जीन देखो पास पास है तो लिंकेज स्ट्रेंथ क्या है, कम है। ये एनसीईआरटी में भी दिखाया है, ठीक है। तो इस तरह से कंक्लूड करना हमें आना चाहिए, ठीक है। ये देखो लिखा भी हुआ है इसीलिए याद रखना इस पॉइंट को, किसके बीच में स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज ज्यादा है, किसके बीच में स्ट्रेंथ ऑफ लिंक ज्यादा है, बॉडी कलर और आई कलर के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो ये चीज हमारा सारा लिंकेज खत्म हो गया। अब मैं आगे लेक्चर में बताऊंगा सेक्स लिंकेज और सेक्स डिटर्मिनेशन, वो अगले लेक्चर में आएगा। बट अभी के लिए क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन ट्राई करो और मुझे ये चीज बता दो सिर्फ कि इसको क्रोमोसोम पे कैसे लिखते हैं। जो मैंने जीनोटाइप यहाँ लिखा है इसको क्रोमोसोम पे कैसे लिखते हैं ये चीज बता दो बस, तो मैं समझ जाऊंगा क्वेश्चन आ गया तुम्हें, और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो सब देख लिया होगा, ठीक है, सब कर लिया। अब देखो इस तरह का जीन अगर आए तो क्या बोलते थे, इससे करस्पॉन्डिंग कैपिटल डी, इससे करस्पॉन्डिंग कैपिटल जी, इसके करस्पॉन्डिंग कैपिटल आर, इससे करस्पॉन्डिंग कैपिटल ई। तो ये है इसका, इसको और क्रोमोसोम पे अलाइन करें तो कैपिटल जी, कैपिटल डी, कैपिटल जी, इसके बाद स्मॉल आर स्मॉल ई,
उसके बाद इसको अलाइन करें तो स्मॉल डी, स्मॉल जी, कैपिटल आर और कैपिटल ई, ये ऐसे आएगा। ठीक है, चलो बताओ इसका गैमेट्स क्या बनेगा। ये गैमेट्स और ये गैमेट्स, सिंपल सी बात है। इन विच ऑल फोर जीन शो कंप्लीट लिंकेज, सभी लिंक जीन क्या है, कंप्लीट लिंकेज शो कर रहे हैं, कंप्लीट लिंकेज शो कर रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, कंप्लीट लिंक किस टाइप के जीनोटाइप बनेगा, तो कंप्लीट लिंकेज है तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, नहीं कराना भाई क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर करा दोगे तो गैमेट चेंज हो जाएगा, इसीलिए बिना गैमेट्स के लिए गैमेट क्या क्या बनेगा, जी डी आर ई, इसमें ये होगा जी डी आर ई, इस तरह का गैमेट्स बनेगा। ये गैमेट सेपरेट, कंप्लीट लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर नहीं कराना, गैमेट लिख दो। ठीक है, चलो जीनोटाइप ऑफ प्लांट कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल डी, in which R and T shows the complete linkage, means crossing over क्या है, complete linkage में crossing over absent, in which this arrangement क्या है, in which this with this arrangement, with this arrangement, ठीक है, and capital R and capital T का क्या है, cis arrangement है, and D gene present on the non homologous chromosome, and D gene क्या है, non homologous chromosome पे present है। तो लिखते हैं कैसे, देखो एक ये क्रोमोसोम है, ठीक है, कैपिटल टी, सॉरी कैपिटल आर, कैपिटल टी, ये क्या है, सिस अरेंजमेंट शो कर रहा है। ठीक है, तो मतलब स्मॉलर स्मॉलर, ये क्या है, सिस अरेंजमेंट जो मैं कल बताया था। ठीक है, और बताओ कैपिटल डी जो है वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, दूसरे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये इस तरह से डी जीन जो है तो या तो एक रेसिसिव एक डोमिनेंट होगा। ठीक है, ये एक पूरा सेल में है। ठीक है, ये क्या है, इसको शो करता है, कंप्लीट लिंकेज शो कर रहा है, मींस कंप्लीट लिंकेज शो कर रहा है तो आर टी, जब कंप्लीट लिंकेज शो कर रहा है तो कोई तरह का क्रॉसिंग ओवर नहीं होने जा रहा है। तो ये जो आर टी है, ये आर टी वाला जो है, ये तो कैपिटल डी के साथ जाएगा या तो स्मॉल डी के साथ, या तो इसके साथ जाएगा या इसके साथ। तो किस तरह का गैमेट्स बनेगा, आर टी डी, इसमें किस तरह का गैमेट बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल डी। अगर ये स्मॉल आर टी है या तो इसके साथ जाएगा या इसके साथ जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल टी, ये तो जाएगा कैपिटल डी या स्मॉल डी के साथ जाएगा। तो दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, कौन कौन गैमेट्स बनेंगे, आर स्मॉल टी कैपिटल डी, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल डी स्मॉल, ये तरह के सारे गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, चलो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने बताया सिस अरेंजमेंट कैसे होता है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे कैसे अरेंजमेंट लिखते हैं, कैसे क्या लिखते हैं, कैसे गैमेट फॉर्मेशन लास्ट में इसमें बता दिया। अब क्या चाहिए, अब सब क्वेश्चन बनना चाहिए, चलो ये ट्राई करो। अगर इससे मुझे क्रोमोसोम पे लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो लिखने आना चाहिए ना। इसको लिख सकते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और मुझे बताओ सो 20% मतलब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है ना, ठीक है, तो इसको इतना दूर दूर भी मत लिखो, इसको पास में लिखो। ठीक है, मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए एंड बी, इस तरह से लिखो, थोड़ा सही लगता है। अब बताओ इसमें 20% रिकॉम्बिनेशन मीन्स क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तभी तो रिकॉम्बिनेशन दिया है। ठीक है, मीन्स अगर पेरेंटल कितना होगा 80% और रिकॉम्बिनेशन कितना होगा 20%। ठीक है, पेरेंटल फाइंड करने के लिए जो तुम्हें पहले था वही कर लो, पेरेंटल ए एंड बी था और स्मॉल ए स्मॉल बी था, तो पेरेंटल हाफ हाफ होगा ना, पेरेंटल कितना है 40%, ये कितना होगा 40%, 80 का आधा कितना होगा 40%, मतलब ये 40% और ये 40%। अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो क्रॉसिंग ओवर हो गया तो कैपिटल ए यहाँ पे स्मॉल बी आएगा, कैप स्मॉल ए कैपिटल बी आएगा, तो इस तरह का कंडीशन आएगा रिकॉम्बिनेंट में। ये पेरेंटल है, तो रिकॉम्बिनेंट में क्या आएगा, कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल ए कैपिटल बी, ये कितना है 20%, तो ये कितना आ जाएगा 10%, और ये कितना आ जाएगा 10%। ठीक है, तो तुम्हें बताओ क्वेश्चन क्या, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ गैमेट विच कंटेन कैपिटल बी पॉजिटिव बी, मतलब प्लस बी का मतलब क्या होता है, प्लस बी का मतलब, प्लस बी का मतलब जल्दी बताओ, प्लस का मतलब ए एंड बी का मतलब
स्मॉल बी। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, प्लस और बी। ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं, ये क्या है, प्लस। ठीक है बात, तो ये 10% आंसर है। ठीक है, तो फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ द गैमेट्स कितना है, 10%। सिंपल सी बात है, सेम क्वेश्चन है, करना है इसको। इसका आंसर आएगा 10%, इसका भी आंसर आएगा, नहीं इसका 10% नहीं आएगा, इसका 15% आएगा। ठीक है, सेम तरह से करना, नहीं आया तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, चलो अब ये क्रॉस सेम वही है। ठीक है, बस इसमें एक चीज दे दिया है कि इसमें टेस्ट क्रॉस करा रहा है इसके साथ, इसका भी लिख लो, क्या दिक्कत है भाई। ये ऐसे है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बार बार लिखना सिखा रहा हूँ, लिखना सीख लो। कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ भी कैपिटल ए कैपिटल बी लिख दो। आई बात समझ में, यहाँ क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल ए कैपिटल बी, इसको टेस्ट क्रॉस कराया किसके साथ, ए बी और ए बी के साथ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, इसको इसके साथ टेस्ट क्रॉस कराया, क्या आएगा F1 जनरेशन में, क्या आएगा, अरे पॉजिटिव पॉजिटिव ए बी। ठीक है, F1 जनरेशन में क्या आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव ए बी, मीन्स ए बी स्मॉल बी आएगा। ठीक है, अब इसमें मुझे बताओ ये पेरेंटल कितना दिया हुआ है। नाउ F1 produce gamete, F1 produce gamete which contain plus B positive genotype, प्लस बी पॉजिटिव जीनोटाइप, फाइंड आउट द परसेंट। अब F1 जो है गैमेट प्रोड्यूस करता है प्लस बी वाला। ठीक है, प्लस बी मतलब तुम्हें क्या करना है, कैपिटल ए कैपिटल बी वाले जो जीनोटाइप हमें आ रहा है गैमेट्स, उसका तुम्हें परसेंटेज फाइंड करना है। तो पहले बना तो लो, सेम चीज वही करना है। पेरेंटल कितना है, 74%। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20% रिकॉम्बिनेशन है, ये क्या है, गिवन है। ठीक है जी, 20% रिकॉम्बिनेशन ये गिवन दिया हुआ है। ठीक है बात, चलो तो 74% है, तो ये कैपिटल ए कैपिटल भी आएगा, स्मॉल ए स्मॉल भी आएगा, मतलब 30% ये आएगा, 37%, और ये 37% आएगा, 74 का हाफ हाफ। ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट कितना आएगा, रिकॉम्बिनेंट तुम्हें दिया है ना 26%, 26% कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ये कितना है 13%, ले रही है 13%, तो ये कितना आएगा प्लस बी और ये बी, ये तो पूछ रहा है ना, ये तो आंसर है। ठीक है, कितना है 13% आंसर। ठीक है बात, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सारे। चलो अब कुछ दूसरे तरह का क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखो, रिजल्ट ऑफ द टेस्ट क्रॉस इन द ड्रोसोफिला, टेस्ट क्रॉस कराया जिसका ड्रोसोफिला का रिजल्ट दिया हुआ है। ठीक है, जो ज्यादा होता है वो पेरेंटल होता है, ये दोनों क्या है, पेरेंटल, और ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी कितना है, रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी इज इक्वल टू 18, एंड टोटल प्रोजेनी कितना है 100। इससे ये चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूजन निकालना भी सीखो यार। ठीक है, इसको अगर मान लो पहले वाले को क्या कैसे लिख सकते हैं, ये डोमिनेंट और डोमिनेंट है, देखो पहले वाले को देखो प्लस प्लस, और एक चीज एक साथ डोमिनेंट एक साथ रेसेसिव ए एंड बी, कैपिटल ए कैपिटल बी एक साथ डोमिनेट एक साथ रेसेसिव, किस तरह का, सिस फॉर्म है। ठीक है, सिस होगा तो क्या होगा, कपलिंग होगा। ठीक है बात, अब निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन, लिंक जीन के बीच में डिस्टेंस कितना हो सकता है। सबसे पहले तो निकालो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, जितना रिकॉम्बिनेशन आएगा उतना परसेंटेज ऑफ लिंक जीन होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन। तो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, मुझे बताओ रिकॉम्बिनेशन कितना हो रहा है, 18, 18 हो रहा है। परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन अगर फाइंड करो तो टोटल रिकॉम्बिनेशन 18 हो रहा है, बट टोटल प्रोजेनी कितना है 100 इंटू 100, ये कितना हो गया 18%। ठीक है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द कितना है, ये भी 18%। क्यों, क्योंकि परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डिस्टेंस बिटवीन जीन। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई बात समझ में? तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। पेरेंटल का देखो कि क्या कह रहा है, उस तरह से कपलिंग रिपल्सन भी देख लेंगे। सेम क्वेश्चन है, इसको खुद से पहले ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। यार देखो कुछ समझ ना आया तो फिर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, जरूर कमेंट करना, और कैसा लग रहा है ये सीरीज और कैसा एक्सप्लेनेशन है उसको जरूर बताना वीडियो क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है बनाने में यार इसको। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। ठीक है, आशा है करोगे आप लोग। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, ज़्यादा वाला क्या है, रिकॉम्बिनेंट, और ये क्रॉसिंग ओवर से आया तो ये क्या है, पेरेंटल। यानी कि हमेशा वाला रिकॉम्बिनेंट ही होता है, ऐसा नहीं होता। मतलब ये रिकॉम्बिनेंट है कम वाला, और ये क्या है, ज्यादा वाला पेरेंटल। तो जो ज्यादा वाला होगा वो होगा पेरेंटल। ऐसा नहीं है कि पहला जो लिखा होगा पेरेंटल ही होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बताओ इसमें रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितना है, प्रोजेनी, रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी 400 है टोटल। ठीक है बात, एंड टोटल प्रोजेनी कितना है, 2000 है। बताओ परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन फाइंड करने के लिए कितना होगा, 400 बट्टा 2000 इंटू 100, सब कट पड़ के कितना आ जाएगा, 20%। ये भी कितना हो जाएगा, 20%। क्यों? क्योंकि परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द चेन। बताओ ये सिस होगा या कपलिंग होगा, सिस नहीं होगा, ये ट्रांस होगा और रिपल्सन होगा, ये रिपल्सन होगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि यहाँ देखो पेरेंटल को देखो, एक कैप स्मॉल ए है, यहाँ पे कैपिटल बी है, स्मॉल ए है, स्मॉल बी है। ठीक है, मतलब एक डोमिनेंट एक रिसेसिव कहाँ आ रहा है, एक साथ। ठीक है, तो ये कितना होता है, ये ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है बात, ये रिपल्सन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये था सारा लिंकेज का कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2019 में आया था, जो लास्ट क्वेश्चन 7 है। ठीक है, इसलिए मैं ये लिया था। कभी क्वेश्चन बढ़ के आया जाएगा, ये हाई लेवल का एकदम पूरा जो भी कॉन्सेप्ट ऊपर तक पूछा जा सकता है वो मैंने बताया हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी से बियॉन्ड है, बट एनसीईआरटी का लाइन को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट सब आना चाहिए। ठीक है, ये मैं खुद अनुभव किया हूँ, मैं खुद देखा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी को लाइन बेसिकली लिंकेज के लिए, यार लिंकेज के लिए ये चीज आना चाहिए, तभी तुम्हें लिंकेज का लाइन समझ में आएगा। क्योंकि वो एक लाइन लिखा है ना, जैसे कि देखो, जैसे कि मैं ये बताया था, पार्ट ए में बताया था कि क्रॉसिंग ओवर, मैंने ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताया था। तो उसमें जो वो लाइन लिखा है ना कि, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो ये वाला, हाँ ये वाला जो लाइन लिखा है, वाल्टर सटन बोबरी एंड थियोडोर स्पान बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। ये चीज देखो, ये चीज कितना मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, उसके बाद ये चीज समझ आया है। तो ये चीज एक लाइन में दो, एक लाइन के लिए दो हमें स्लाइड लेना पड़ रहा है, 2-3 स्लाइड से हमें समझना पड़ रहा है। डाई हाइब्रिड क्रॉस को लिंकेज को समझने के लिए, इंडिपेंडेंट और शॉर्टमैन को समझने के लिए लिंक करके हम लोग 3-3 बार समझे हैं। तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा यार। ठीक है, तब तक के लिए इसको अच्छे से देखो और क्वेश्चंस को बार बार रिव्यू करो, और बहुत सारे क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे वेरिएंट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इसमें। ठीक है, बेसिकली लिंकेज में सबको डाउट होता है, बट अगर एक बार तुम इस तरह से एग्जाम्पल सबको देख लोगे, और सारे चीज़ को मैं जो एक्सप्लेन किया हूँ, जो चीज़ याद करने वाला है वो तो ठीक है, और जो चीज़ कॉन्सेप्चुअल है वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, और चीज़ें याद रखना है वो याद रखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने जा रहा। याद भी रखना पड़ता है इसमें, तभी आगे बढ़े हुए अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चंस करने के तरीके आने चाहिए, और मैं आगे हर तरीका बताऊंगा। लिंकेज अभी चलेगा, सेक्स लिंकेज बताऊंगा, सेक्स इनहेरिटेंस बताऊंगा, उस समय सारा चीज आएगा। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन जेनेटिक्स बहुत ही धांसू होने वाला है, बने रहना चैनल पे। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।